हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईसीटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैली प्राइम सीरीज के अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल एंट्री के ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है टैली सीरीज के 4th वीडियो को, तो उसमें मैं आपको ट्रीटमेंट 5 तक बताया हूँ। उससे आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करने से पहले ये सारे ट्रीटमेंट वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपका एंट्री बिल्कुल बेहतर होगा और एक भी एंट्री आपकी गलत नहीं होगी। तो मेरा ये आपसे सुझाव होगा कि आप ये ट्रीटमेंट वाले वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कई तरह के एंट्रीज होंगे जो सिर्फ गोल्डन रूल अगर आप याद कर लेते हैं उससे सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे नियम आपको भी इसमें समझने को मिलेगा। अच्छी चीज़ ये रहेगी कि इसमें आपको मैं थियरी के साथ साथ एक एक दो एग्जाम्पल भी हर ट्रीटमेंट में आपको बताते चलूँगा। तो पिछले जो आपके ट्रीटमेंट थे उसमें आपने सीखा था कैश डिस्काउंट के बारे में। कंपनी अगर डिस्काउंट देती है जिससे कि कस्टमर जल्दी पेमेंट करे, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसमें मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट 6 से, जिसमें मैंने बात किया हुआ है बैड डेब्ट्स के बारे में। बैड डेब्ट्स अगर आप नहीं जानते हैं तो बैड डेब्ट्स होता है कस्टमर का वो हिस्सा, या वो कस्टमर आप कह सकते हैं सीधे सीधे, जो आपको पैसे वापस नहीं दिए। आपसे सामान खरीदा बट आपको पैसे वापस ही नहीं दिए। यानी ऐसा हर बिजनेस में होता है कि अगर आप 10 लोगों को उधार में सामान बेचते हैं तो उसमें से 1 या 2 कस्टमर ऐसे होंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपको पैसे ना देने के, जिसमें से एक सबसे सिंपल सा रीजन जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट, मतलब वो कंपनी, वो पर्सन दिवालिया हो गया। दूसरे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर किसी भी रीजन से आपके पैसे डूबते हैं और आप पैसा नहीं ले पाते हैं उस कस्टमर से, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या एंट्री करना है। इस एंट्री को बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ भी कहा जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। सबसे पहले मैं थियरी की बात कर लूँ। क्या कह रहा है, अमाउंट एक डेटर से यानी देनदार है, उसके पास हमारा पैसा ड्यू है जो अब इरिकवरेबल बन गया है, आइदर पार्टली और होली, या तो थोड़ा हिस्सा या फिर पूरा का पूरा। रीजन में भी दैट ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हो सकता है कि उसने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है, दिवालिया कर दिया है, या फिर एनी अदर कोई भी रीजन हो। इस तरह के ना मिलने वाले पैसे को हम लोग लॉस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और वो बिजनेस के लिए पूरी तरह से लॉस होता है। और लॉसेस को आप क्या करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। लॉसेस जितने भी होते हैं बिजनेस में उसको हम लोग डेबिट करते हैं। अब एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो एंट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन सिंपल सा दिया हुआ है, जो कि पहले भी आपने ये काम किया हुआ है। गुड्स सोल्ड टू नीरज फॉर 15,000, नीरज को हमने 15,000 रुपए का बेचा है। तो ये सिंपल सी एंट्री है। नीरज को हमने डेबिट कर दिया, सेल को क्रेडिट कर दिया। नीरज रिसीवर है इसलिए डेबिट कर दिया, सेल हमारे पास से गुड्स जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री हो गई सामान बेचने की। जब हम किसी कस्टमर को बेचेंगे और फिर वो हमें पैसे नहीं दे पाएगा तो हम इसकी एंट्री करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है हमें नीरज से 10,000 रुपये रिसीव हुआ है, हमने कैश को डेबिट कर दिया। और ये भी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि बाकी का पैसा इरिकवरेबल हो गया, जो भी नेक्स्ट अमाउंट है वो अब नहीं मिलेगा। और अगर ऐसी बात कही जाती है कि बाकी का पैसा नहीं मिलेगा या बैड डेब्ट्स हो गया, तो उस सिचुएशन में हम लोग बचे हुए बैलेंस को, नीरज को हमने 15,000 का बेचा था, 10,000 अगर आपको मिलता है तो बैलेंस होता है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे एज ए लॉस और नीरज के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा टोटल 15,000 रुपये से, जिससे कि उसका नाम आपके बुक्स में से खत्म हो जाएगा। हमें 10,000 मिले, बाकी के 5,000 डूब गए। अब ये एंट्री क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये बुक्स में एंट्री नहीं करिएगा आप तो ये दिखाते रहेगा कि नीरज आपको 5,000 रुपये देने वाला है, और उस सिचुएशन में आपके पास एक फॉल्स एसेट्स कहलाएगा। ये चीज़ आप बैंकिंग के सेक्टर में भी बहुत सुने होंगे। बैंक हर साल कुछ अमाउंट राइट ऑफ कर देती है एट द नेम ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
वो पैसे जो बैंक को वापस से लोन रिकवरी में नहीं मिलते हैं उसको वो लोग एनपीए करके ख़त्म करते हैं और उसे हटा देते हैं बुक्स में, एज ए लॉस करके दिखा देते हैं। वही चीज़ आपको अपने भी बुक्स में करना पड़ता है ताकि हम सही एसेट्स दिखा सके। वो पैसे लिखने का कोई मतलब नहीं जो आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या हो कि आपने माना जिस व्यक्ति को कि वो पैसा नहीं देगा, अगर वो आपको दे दे तो क्या करेंगे? अगर आपने माना कि इस पर्सन को मैंने 1 महीने के लिए उधार दिया है और वो 6 महीने बाद लाके पैसे दे दे, तब तक आपने उसके लिए बैड डेब्ट्स की एंट्री कर रखी हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यही आपको बताने चलते हैं हम अगले ट्रीटमेंट में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिकवर। क्या हो कि अगर पैसा वापस हमको रिकवर हो जाए, वो पैसा खासकर जो कि हमने ऑलरेडी डूबा हुआ मान लिया है। पिछली एंट्री में आपने देखा है कि जब भी हम ई रिकवरेबल अमाउंट को रिटर्न ऑफ करते हैं तो पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसको ध्यान रखना। इसी को लेकर नीचे एक नोट भी दिया है कि इस एंट्री में गलती से भी आप कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट मत कीजिएगा, क्योंकि कस्टमर का नाम पिछले वाले ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं वहां पर खत्म कर दिया गया था। उसके नाम को यहां पर देख लीजिए, नीरज अकाउंट के नाम से हमने कितना रखा हुआ है, नीरज के नाम से हमने कितना लिखा हुआ है, 15,000 रुपये। नीरज के नाम से कितना बकाया था, 15,000 रुपये। इट मीन्स उसका बैलेंस 0 है। तो अगर आपने गलती किया कि आपने फिर से उसका नाम यूज कर लिया तो फिर क्या होगा, उसका कर्जा आपके ऊपर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कस्टमर का अकाउंट नहीं लिखना है, वही चीज यहाँ पर थ्योरी में भी लिखा है। तो फिर क्या लिखेंगे, तो जो भी पैसा पहले आपने बैड डेब्ट समझ के रिटर्न ऑफ कर लिया है, वो पैसा अब बिजनेस के लिए इनकम के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो बिजनेस का इनकम कहलाएगा। और इनकम को अगर आपने रूल याद रखा है तो क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए हमने देखेंगे कि जब हम पैसा रिसीव किए हैं तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है, जो पैसा हमें मिल गया, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया हुआ है। इसके साथ हमने एक नाम ऐड किया हुआ है रिकवर। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करेगा और बैड डेब्ट्स रिकवर इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, और इसे हमने क्रेडिट कर दिया है। हमारा 5,000 रुपये डूबा था, उसमें हमें 3,000 ही मिला है। जितना भी मिल जाएगा आप उसको एज ए इनकम दिखा सकते हैं। कम से कम आपके 5,000 के लॉस में से 3,000 रिकवर हो गया, बाकी का 2,000 वैसे ही लॉस रहेगा। अगर मिल गया फ्यूचर में तो ठीक है, वरना आपने उसकी लॉस की एंट्री कर दी है और कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अगले ट्रीटमेंट में। तो इन 2 ट्रीटमेंट में आपने सीख लिया कि हम अगर पैसा डूब जाता है तो क्या करते हैं, और अगर वही डूबा पैसा वापस मिल जाता है तो क्या करते हैं। इस ट्रीटमेंट में आप बिल्कुल एक अलग नया टॉपिक सीखेंगे कि मालिक अगर अपना पर्सनल एक्सपेंस कर दे तो क्या करेंगे। अगर ऑनर अपने ऊपर अपने बिजनेस से कुछ पैसे लेके खर्च करे तो हम क्या करेंगे। ऑनर अगर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पूंजी कहलाता है, कैपिटल होता है। तो अगर वो विड्रॉ करेगा तो वो पूंजी विड्रॉ करेगा। अब बिजनेस वो चलाएगा 1 साल, फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट बनता है तो वो प्रॉफिट लेने के लिए हकदार है। लेकिन अगर वो बीच में से कुछ पैसे ले लेता है तो उस पैसे को हम लोग कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी क्या एंट्री होती है वही इस ट्रीटमेंट में आप सीखेंगे। क्या क्या काम होते हैं, कह रहा है ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जो ऑनर है वो बिजनेस में से पैसे या गुड्स समय समय पे अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकता है या घरेलू यूज के लिए। कई बार हो सकता है कि वो अपना लाइफ पॉलिसी भी भर दे, ऑफिस से पैसे लेके अपना इनकम टैक्स भी फील कर दे। ऑनर के ये सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो बिजनेस के द्वारा पेड किए जाते हैं वो डेबिट किया जाता है उसके पर्सनल अकाउंट के नाम से, जिसको हम दर्शाते हैं ड्राइंग अकाउंट। आप इसको सबसे सिंपली याद रख सकते हैं कि जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी बिजनेस से अगर मालिक लेता है तो ड्राइंग अकाउंट यूज होगा, और ड्राइंग अकाउंट बिल्कुल कॉमन होता है, इसको हमेशा आप डेबिट करेंगे, क्योंकि जब मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तब हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइंग को डेबिट करेंगे जिससे पूंजी आपका माइनस हो जाएगा। और फिर देखेंगे कि वो क्या ले रहा है। अगर वो बिजनेस से कैश ले रहा है तो कैश, अगर वो बैंक से पैसे बिजनेस के किसी अकाउंट से लिया है तो उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को लिखेंगे। अगर उसने गुड्स लिया है तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे।
इससे हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और ऑनर के नाम पे वो चला जाएगा। अब यहाँ पर परचेज क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पहले मैंने बताया था, हम कभी भी एंट्री में गुड्स नहीं लिखते हैं। इसके जगह पर हम या तो परचेज लिखते हैं या फिर सेल लिखते हैं। तो मालिक अपने आप के लिए पैसे सामान जब भी लेगा तो वो सेल तो नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग परचेज लिखते हैं। दूसरी चीज, परचेजिंग कॉस्ट पे ही वो खुद के लिए कुछ भी लेगा, तो सिंपली परचेज ही यूज करना है आपको, कभी भी यहाँ पर सेल वर्ड नहीं यूज करना है। और भी बता दूं, आगे बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट मिलेंगे जिसमें खरीदने बेचने के अलावा भी गुड्स इधर उधर होंगे। तो अगर आपका बेचने के अलावा कहीं पर स्टॉक माइनस करना है तो हर जगह पे परचेज को क्रेडिट करना है, ना कि सेल को। तो ये एक नोट भी लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा जब भी प्रोप्राइटर कुछ भी अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा बिजनेस से। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रीटमेंट फिर से थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लिए हुए है, जिसमें आप जानेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और सप्लायर। तो इसमें क्या होता है, इस ट्रीटमेंट की मेन खासियत क्या है, ये अभी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट रिसिप्ट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर, अगर आप ध्यान से इसके नाम को पढ़ेंगे तो इसी में सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कस्टमर या सप्लायर के बिहाफ पे किसी तरह का पेमेंट करना, वो चीज इसमें आता है आपका। इन सम केसेस बिजनेस माइट पे एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे कुछ पैसे पे करता है। इस तरह के पेमेंट ना ही बिजनेस के खर्चे होते हैं। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारा कोई कस्टमर है, उसने हमसे सामान खरीदा और बोला कि इस सामान को मुझे भिजवा दीजिए, मेरे पास कुरियर कर दीजिए या ट्रांसपोर्ट में कर दीजिए, कैसे भी मुझे भेज दीजिए, इसका जो खर्चा लगेगा मैं आपको दे दूंगा। अभी उसने नहीं दिया, आप तो सामान भेजेंगे और जो पैसा लगेगा आपको उसी समय चुकाना होगा। तो आप जो पैसा उस समय पे करेंगे दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, वो आपका खर्चा नहीं है, ना ही आपके बिजनेस का खर्चा है। तो आप जो पैसा पे करेंगे, आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कस्टमर या सप्लायर जिसके लिए भी आप वो कर रहे हैं उसके नाम पे लिख देंगे। वही चीज इसमें आपको सिखाया गया है। सच पेमेंट डू नॉट कंस्टिट्यूट द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो क्या है, इट्स हेंस इट शुड बी डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ द कंसर्न कस्टमर, उस कस्टमर के पर्सनल अकाउंट के नाम से हम डेबिट करेंगे, यानी ऐसे दिखाएंगे कि मैंने पैसे उस कस्टमर को दिया। यहां पर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। कैरेज पेड ऑन गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सोहन चार्ज टू हिम ₹500, यानी हमने भाड़ा पे किया है सोहन के जगह पे, जो उसको सामान बेचा था उसको पहुंचाने के लिए, उसका भाड़ा हमने पे किया है 500 रुपया। अब ये 500 रुपया कैश तो हमने पेड किया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैरेज जो खर्चा है उस नाम से डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि हम डेबिट करेंगे सोहन के नाम से, जिससे हम बाद में वो पैसे वसूलेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आपको आती हैं। बीइंग कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सोहन, ये नरेशन है, ये तो हर एंट्री में होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि इसको हम लोग बस स्किप कर रहे हैं और ज़्यादा एंट्री फटाफट बना ले। आप इसको बस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिख दीजिएगा सही तरीके से बीइंग ऐड करके। आगे बढ़ते हैं अगले ट्रीटमेंट में। होप ये आप समझ गए होंगे। आपसे कभी भी कस्टमर के बिहाफ पे अगर कुछ खर्च कर रहे हैं तो उसको कस्टमर के नाम पे हमको चढ़ाना है, ना कि खर्चे पे। ये बस आपको इसका मेन रूल है जो समझ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यू एसेट्स। अगर आप कोई पुराना एसेट्स देकर नया एसेट्स खरीद रहे हैं तो आप क्या करेंगे। ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन टाइप का क्वेश्चन आता है कि पुराना संपत्ति दे रहे हैं, नया खरीद रहे हैं, तो हम क्या करें, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कई बार बिजनेस में पुराना एसेट्स एक्सचेंज किया जाता है और नया एसेट्स लिया जाता है, तो सिर्फ जो डिफरेंस होता है वही पैसा जो हम कैश में पेड करते हैं, उस दोनों का डिफरेंस, उसी से एसेट्स को डेबिट करना है। ये बात ध्यान रखनी है। आपको पूरे पैसे से डेबिट नहीं करना है, सिर्फ उतने ही पैसे से डेबिट करना है जो आप कैश में पे करेंगे विद द एक्चुअल अमाउंट पेड। यानी कि जैसे कि आपने 1 लाख रुपए का खरीदा कार, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है मैं इसी पे डिस्कस करता हूँ।
आपने 1 लाख रुपए का कार खरीदा और 50,000 रुपए का कार आपने दे दिया पुराना वाला, तो आपको वो 1 लाख रुपए यहाँ पर मेंशन ही नहीं करना है। आपको वो 1 लाख रुपए अपने वर्किंग नोट कैलकुलेशन में करना है। आपको एक वर्किंग नोट करना होगा जिसमें आपको ये चीज़ दिखाना होगा कि आपका वो पैसा कैसे कैलकुलेट हो रहा है, जिसका फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। नए कार की वैल्यू है 1 लाख, पुराने कार की वैल्यू है 50,000, घटा करके आएगा 50,000, उस पर आपको एंट्री करनी है और जो बचेगा अमाउंट वही लिखाएगा एंट्री में। कार अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर आपने कैश पे किया है, अगर आपने चेक से पेमेंट किया है तो वो पर्टिकुलर बैंक का नाम आएगा यहाँ पर। तो होप जब भी आप एक्सचेंज करेंगे तो ये वाली एंट्री करनी है, ना कि आप यहाँ पर लिख देंगे न्यू कार डेबिट, ओल्ड कार क्रेडिट, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। न्यू और ओल्ड करके अगर आप लिखते हैं तो वो गलत होता है। मैं उसके बारे में आपको क्लियरली यहाँ पर कर देता हूँ कि अगर इसकी कोई गलत एंट्री करता है तो क्या कर सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट की। इसमें हम अगले ट्रीटमेंट में बात किया गया है कि अगर आप बिजनेस में से उठा करके कुछ गुड्स, होप आप समझ गए होंगे कि पुराने एसेट्स देकर अगर नए एसेट्स खरीदते हैं तो क्या करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में हम लोगों को ये देखना है कि अगर आप कोई एसेट्स मुफ्त में, फ्री में, एज ए चैरिटी या एडवर्टीजमेंट बांटने लग गए तो क्या करेंगे। तो कह रहा है बिजनेस कई बार अपनी गुड्स को फ्री सैंपल में, एडवर्टीजमेंट के पर्पज से, या फिर हो सकता है गुड्स को चैरिटी के पर्पज से, ताकि वो अपनी छवि ज़्यादा अच्छी दिखा सके, वो मुफ्त में बांट रहा है। तो ये एडवर्टीजमेंट या चैरिटी बोथ आर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, दोनों ही बिजनेस के खर्चे होते हैं और इसलिए खर्चों को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ये आप रूल में याद किए हुए हैं। और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि स्टॉक को माइनस करना है। आपको स्टॉक को हमें क्या करना है, घटाना है। तो स्टॉक को माइनस करना है और बेचना नहीं है, उस जगह पे हम लोग परचेज को क्रेडिट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, कैश गिवन इन चैरिटी ऑफ ₹300। हमने चैरिटी में 300 रुपये का पैसा दे दिया हुआ है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। दूसरा हमने दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल, गुड्स जो कि आप सैंपल में बांट रहे हैं 1,000 रुपये का सैंपल, जिसको आप एज ए एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट या सैंपल डेबिट हो जाएगा खर्चा और परचेज यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप चैरिटी में भी गुड्स दे रहे हैं तो यहाँ पर परचेज ही लिखाएगा। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप क्या दे रहे हैं, चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं अपने बिजनेस का या फिर आप कैश दे रहे हैं डायरेक्टली। तो अगर कैश दे रहे हैं तो कैश, अगर आप गुड्स दे रहे हैं तो गुड्स की जगह पे परचेज लिखेंगे। और यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, एडवर्टीजमेंट को डेबिट किया है और परचेज को क्रेडिट किया है। तो ये ओवरऑल हमारा हो गया टोटल ट्रीटमेंट कि अगर हम मुफ्त में चीज़ें बांटेंगे तो क्या करेंगे। होप ये भी ट्रीटमेंट आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट में और उसमें देखते हैं क्या है। अगले ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा सामान लॉस हो रहा है बुरी तरह से और उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे इसके रिगार्डिंग है। कई बार होता है बिजनेस में किसी भी तरह से कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जिससे कि हमारा गुड्स लॉस हो जाता है, चाहे आग लग जाए या किसी तरह की कोई एक्सीडेंटल हो जाए। जैसे ट्रक से आप सामान मंगा रहे हैं और ट्रक बीच में कहीं डैमेज हो गया, किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, तो फिर हमारा सामान लॉस हो जाता है और उसके रिगार्डिंग अगर हमने इंश्योरेंस कराया है तो हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या एंट्री करेंगे, उसके रिगार्डिंग पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। इसमें टोटल 3 एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें एक एग्जाम्पल होगा कि अगर हमारा 100% गुड्स लॉस होता है बिना किसी इंश्योरेंस के है तो क्या करेंगे। अगर हमारा 100% इंश्योरेंस है और रिकवरी हो जाती है पूरे पैसे की तो क्या करेंगे। अगर हम पैसा हमें थोड़ा पार्ट मिलता है, थोड़ा पार्ट हमारा इंश्योरेंस किया हुआ है, पूरा नहीं किया हुआ है, तब हम क्या करेंगे। ये तीनों ही सिचुएशन में क्या एंट्री होगी वो आपको यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले नंबर क्या थियरी है। थियरी है कि कई केसेस में बिजनेस को सफ़र करना पड़ता है गुड्स का, जो कि किसी भी कारण से हो सकता है, या तो एक्सीडेंट हो जाए या फिर फायर हो जाए।
आग में जल गया, किसी भी तरह से लॉस हो गया। तो जो भी डिस्ट्रॉय हुआ रहता है या डैमेज हुआ रहता है गुड्स, या तो वो इंश्योर्ड हो या फिर नहीं हो। इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे पूरे पैसे से, क्योंकि हमें स्टॉक को माइनस कर देना है। हमारे पास स्टॉक नहीं है, उसको माइनस करने के लिए हम सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम बेच नहीं रहे हैं और स्टॉक को कम करना है तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, परचेज को आप देख सकते हैं क्रेडिट किया हुआ है। नेक्स्ट दो सिचुएशन है। अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम किया है तो इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को, जिस कंपनी को क्लेम आपने किया है उसको डेबिट करेंगे, कंपनी को, या कंपनी का नाम आप कह सकते हैं। बैलेंस जो होगा वो डेबिट होगा लॉस, चाहे एक्सीडेंट में हो या फायर में हो या किसी भी रूप में हो। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमने दिया है, इस क्वेश्चन में है इंश्योरेंस कंपनी नेम डेबिट। अब इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी हो, नेशनल इंश्योरेंस हो, आईसीआईसी हो, एक्सी, मतलब ABCDZ XYZ कुछ भी हो, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डेबिट कर देंगे, बाद में उससे पैसे जब मुझे मिलेंगे तो फिर इसको क्रेडिट करके कैश या बैंक जैसा मिलेगा वैसा रख लेंगे। अब लॉस हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम हमें कितने का मिला है, सिर्फ 3,000 रुपए का। इंश्योरेंस जो हमारा था वो सिर्फ 3,000 रुपए का था, और गुड्स जो हमारा लॉस हुआ वो 5,000 का हुआ है। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे सिर्फ 3,000 रखा है, बाकी जो पैसा हमें नहीं मिल सकता है उसको हमने डाल दिया लॉस बाय फायर, और इसको हमने 2,000 रुपये लिख दिया। फिर उसके बाद से परचेज अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, टोटल अमाउंट 5,000 से, क्योंकि सामान तो सारा चला गया। ये एक सिचुएशन हुआ, एक सिनेरियो हुआ जिसमें हमारा पार्शियल इंश्योरेंस था और बाकी का इंश्योरेंस नहीं था। अब दूसरे सिनेरियो में देखते हैं क्या करेंगे। इस सिनेरियो में है कि हमारा गुड्स लॉस्ट हो रहा है और कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, तो सिंपली जितना भी लॉस हुआ सब जाएगा लॉस में, और परचेज अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट हो जाएगा। लॉस डेबिट होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट इसके बाद से बात करते हैं गुड्स लॉस्ट बाय एन एक्सीडेंट 500, और उसका पूरा का पूरा इंश्योरेंस था जो कि हमने क्लेम किया एंड इट्स रिसीव्ड, वो हमें मिल गया। अगर कैश में मिलता है तो कैश लिखेंगे, अगर यहाँ रिसीव्ड इन HDFC बैंक लिखा हो जो आपके क्वेश्चन में हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर कैश की जगह पर क्या करेंगे, HDFC बैंक लिख देंगे, जिस बैंक में आपको मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया टोटल। अगर पैसा रिकवर हो जाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट यहाँ भी क्रेडिट होगा। और वही बात नरेशन आप लिख देंगे, जिससे क्वेश्चन डिस्क्राइब हो जाएगा कि ये एंट्री किस चीज़ के लिए की गई है। और नरेशन वही है, सिंपली क्वेश्चन बिंग ऐड करके आप लिख देंगे। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट कि अगर हमारा गुड्स लॉस होता है तो हम क्या करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 13 नंबर ट्रीटमेंट में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपके एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग जाए तो क्या करिएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स के वैल्यू में कमी होना, चाहे वो यूज करने से हो, चाहे वक्त बीत रहा हो, जो भी उसके वैल्यू को कम करता है, जो वैल्यू में कमी होती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये हर फिक्स एसेट्स के साथ होना तय है, एसेट्स की वैल्यू कम होनी ही है। तो अब हम क्या करें उस सिचुएशन में, तो जब कमी होती है यानी कि लॉस हो रहा है, और लॉसेस क्या करते हैं, डेबिट किए जाते हैं, और जिस एसेट्स की वैल्यू को कम करनी है उस एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। ये पूरी चीज़ आपको यहाँ पर क्लियरली लिख दिया हुआ है हमने, डेफिनेशन से लेकर के क्या करना है। फिक्स एसेट्स आर दोज प्रॉपर्टीज पोजेशंस ऑफ द बिजनेस which are used for carrying on the business wizard, plant, machinery, building, etc. Depreciation is the permanent decrease in the value of an assets. यानी फिक्स एसेट्स वो प्रॉपर्टीज हैं जिसपे कि पूरा का पूरा आपका बिजनेस टिका हुआ है, और डेप्रिसिएशन एक परमानेंट डिक्रीज है जो उनकी वैल्यू को कम करते रहता है, चाहे वियर एंड टीयर हो, मतलब यूज कर रहे हैं तो कुछ घिसावट आ रही है, या वक्त बीत रहा है, या फिर उसका प्रचलन ही खत्म हो गया, अब नई चीजें आ गई। डेप्रिसिएशन को ट्रीट किया जाता है बिजनेस के खर्चे के रूप में, बिजनेस के एक्सपेंडिचर के रूप में, और आपको मालूम है एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को भी आपको डेबिट करना है।
और जो भी एसेट्स है जो उससे जुड़ा हुआ है जिसका डेप्रिसिएशन करना है उसको हमें क्रेडिट कर देना है। यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। हमारे पास कोई मशीनरी लगा हुआ है जिस पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, 1000 रुपये का है, और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली यही एंट्री करनी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हो जाएगा। अब यही 2 और डेबिट करके लिखेंगे तो यहाँ पर लोग 2 ऐड कर देंगे, सिंपली बस इतने का ही चेंज होगा। तो आपको इसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आपको क्रेडिट डेबिट करके लिखिए, सारे के सारे रूल से जुड़े हुए रहेंगे, एक भी गलती होने का कोई चांस नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। होप ये भी आप समझ गए होंगे। अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट में किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट में ये बात मुझे नहीं समझ में आई, ठीक है। आपको ज़रूर कोशिश किया जाएगा आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, या उससे रिलेटेड अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा कि जो आपने बात उठाई है, जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको क्लियर करने की। आप अगर किसी ट्रीटमेंट को आपको फिर से थोड़ा क्लियर करना है तो आप ज़रूर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें सब पहली बार अगर मिल रही हैं तो थोड़ा आपको समझने में वक्त लगेगा। इसलिए मैंने एग्जाम्पल, थियरी, वो दोनों ही चीज़ें आपके लिए रख दी है यहाँ पर। 14 नंबर ट्रीटमेंट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन के साथ होता है, जिसमें वो चीज़ों के बारे में बात की जाती है, वो खर्चे जो अनपेड है, वो इनकम जो आपको मिलने वाले बाकी हैं। तो उस तरह के सिचुएशन में क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले क्या कर रहा है, एट द क्लोज ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, हो सकता है पिछला अकाउंटिंग ईयर जो हमारा था उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और बिजनेस में अभी भी कुछ खर्चे जो पेड करने बाकी हैं, विच रिमेन्स अनपेड। तो आप क्या करें, एंट्रीज तो करनी पड़ेगी। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, और ये रिप्रेजेंट करता है जो भी पर्सनल अकाउंट जिसके नाम से वो है उसको हम लोग इसमें लिख सकते हैं, या कह सकते हैं ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। व्हेन अकाउंट पेमेंट इज मेड इन करेंट अकाउंटिंग पीरियड द कंसर्न अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब पेमेंट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, अभी के इस टाइम पे तो हम क्या करेंगे, जो भी खर्चा था उसको डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन उससे पहले जब क्लोज हो रहा हो ईयर तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है टेलीफोन बिल रिसीव और पेबल। टेलीफोन बिल हमें रिसीव हुआ है, हो सकता है ये रिसीव फ्रॉम, यहाँ पर ये बिल लिखा हो एयरटेल, एयरटेल कंपनी ने आपको बिल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टेलीफोन बिल सिंपली डेबिट करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो खर्चे को हम डेबिट कर रहे हैं, बट खर्चा नहीं है क्योंकि हम कैश नहीं लिख रहे हैं इसमें। ये चीज़ अगर आप कॉपी पे कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप एंट्री को करें, आप बिल को संभाल के रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आपको ये एंट्री करना मस्ट है, तभी तो सिस्टम आपको बताएगा कि कितने खर्चे बाकी हैं, कितने खर्चे अभी अनपेड हैं। इसलिए वहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये एंट्री करना। तो हमें जिससे बिल रिसीव होगा हम उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको फिक्स है कि आपको एयरटेल ने ही बिल दिया हुआ है तो आप एयरटेल के नाम को अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर आपको नहीं पता किसका नाम से बिल को हमको करना है तो हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल क्रेडिट। इससे क्या होता है, हमारे पास लाइबिलिटी प्लस होता है जो कि कर्जे को हमारे बढ़ाता है, और प्लस होने से हमको क्या करना है, अब इसको वापस से माइनस करके ख़त्म भी करना है। तो आगे बताते हैं आपको फिर से क्या करते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि टेलीफोन बिल को पेड कर दिया गया। टेलीफोन बिल को जब आप पेड करेंगे तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल को क्रेडिट किया गया था, यहाँ पर उसको डेबिट किया गया है, जिससे क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। वहाँ प्लस हुआ था, यहाँ माइनस, खत्म। अगर यही आउटस्टैंडिंग की जगह पर एयरटेल होता तो यहाँ पर भी नाम एयरटेल का होता। एयरटेल को डेबिट करते और पैसा दे रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग बाई कैश मानते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है बाई चेक तो हम लोग बाई चेक पेमेंट करते हैं।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है एक और, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमें रिसीव हुआ है और पे करना है 500 रुपया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, खर्चा है, और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्रेडिट। अगर आप इस दोनों एंट्रीज को जोड़ते हैं, जोड़ करके समझते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक बार आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया गया और एक बार आउटस्टैंडिंग को डेबिट किया गया। अगर इस दोनों ही जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इस एंट्री को अगर बीच में से हटा दिया जाए तो आप देखिएगा क्या एंट्री बचता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। यही एंट्री आपकी बचती है। और यही एंट्री होता है अगर आप कोई भी खर्चा पे करते हैं तो सिंपली इसका काम बस यही है कि अभी अनपेड है, बिल पेड नहीं हुआ, उसे बुक्स में हमने मेंशन कर लिया और खर्च एक लायबिलिटी के रूप में मुझे दिखेगा। जब मैं पे करूंगा वो लायबिलिटी जीरो हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये तब किया जाता है जब बिल कोई अनपेड हो और आपके पास ड्यू हो। अब यहाँ पर अगर कंपनी का नाम है तो आप नाम मेंशन कर सकते हैं, वरना आप आउटस्टैंडिंग दिखा सकते हैं। नीचे आप नरेशन में लिख सकते हैं कि हाँ ये बिल मिला है मुझे और ये अनपेड है इस कंपनी के नाम से। ठीक है, तो अब कभी भी अनपेड बिल कोई रहेगा तो उससे रिलेटेड आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, जो कि आपका लास्ट ट्रीटमेंट होने वाला है इस पूरे सीरीज का, और ये वीडियो का आखिरी पार्ट भी होने वाला है आपका, तो ध्यान से देखिएगा। अंत तक आ गए हैं तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे पूरा कंप्लीट करना है। सबसे पहले नंबर बात करते हैं हम लोग कि अगर हम सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम परचेज को डेबिट करते हैं, सेल को क्रेडिट करते हैं। लेकिन वही जब हम सामान वापस करते हैं, खरीदा हुआ या बेचा हुआ सामान हमें वापस आता है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो वो सारे चीज़ यहाँ पर क्लियर किया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल मैंने परचेज रिटर्न का दिया है और एक सेल रिटर्न का दिया हुआ है, दोनों आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। कह रहा है बहुत सारे केसेस में बिजनेस में रिटर्न हो जाता है, जो सप्लायर का वापस आ जाता है हमारे पास, या फिर कई बार हम रिटर्न करते हैं जो कस्टमर को। इन दोनों ही सिचुएशन में क्या होंगे उसके बारे में पूरा डिटेल है। सबसे पहले गुड्स रिटर्न टू मिस्टर सोहन, परचेज रिटर्न की बात करते हैं। परचेज रिटर्न जब आप करेंगे तो सामान आपके पास से चला जाएगा, परचेज जो डेबिट होता था रिटर्न होने पे वो क्रेडिट हो जाएगा, और जिस व्यक्ति को आप वापस करेंगे वो होगा रिसीवर, इसलिए हमें उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है। और कस्टमर को जब हम बेचते थे तो सेल को हम क्रेडिट करते थे, यहाँ पर हमारे पास सामान वापस आ रहा है, वापस सेल वाला सामान वापस आ रहा है, सेल को जो हम क्रेडिट करते थे उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर सेल को डेबिट किया गया है। नेक्स्ट, अमित अकाउंट क्रेडिट किया गया है, जिसने हमें सामान वापस दिया हुआ है क्योंकि ये गिवर है। तो सिंपली परचेज और सेल की एंट्री को पलट देनी है, यही आप कह सकते हैं। जब कस्टमर आपको वापस करेगा, ठीक है, तो सेल रिटर्न हो जाएगा, जब आप सप्लायर को वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, और उस हिसाब से आपको एंट्री कर देनी है। मैंने दोनों का एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है। तो होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसको आप जरूर लाइक और शेयर कर लीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं बट जनरल एंट्री में जाके फंस जाते हैं, जो टैली सीखना चाहते हैं बट उनसे टैली हो नहीं पाता है, जरूर ये अगर आप देख लेते हैं ट्रीटमेंट तो इससे एंट्री सीख लेंगे और फिर टैली पे काम करना आसान होगा। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ टैली ही डायरेक्ट सीख ले तो काम हो जाए, उसके लिए या तो आप अकाउंटेंट हो पहले से तो जाके काम आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आपको ये एंट्री सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही काम होगा। तो ये आपका जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट का वीडियो था, जिसमें आपको मैंने हर तरह की एंट्री करके दिखाई है। अब आगे के वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिस सेट मैं करके देने वाला हूँ, जिसके जरिए आप भी प्रैक्टिस करिएगा और जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करने के बाद टैली पे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको और इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे, और इन्फॉर्मेटिव टैली के बाद से और भी सब्जेक्ट हैं उनसे भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।